न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं, यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं, क्योंकि यह सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर, जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यह किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी है, आधिकारिक नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं है, लेकिन हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, वेस्टर्न प्रेस भी। आज मैं पूछना चाहती हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने भारत घुटने नहीं टेकेगा, क्या उसके पीछे यही किराना हिल्स वाला धुआं है? यही वो जगह है जहां पर भारत ने अपना पूरा जोरदार एयरफोर्स का प्रदर्शन दिखाया? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका। नाविका, इसमें दो तीन बातें। पहली चीज तो यह है कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करा, पाकिस्तान की एयरफील्ड्स में हिट करा, यह बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान ने हर समय यह कहा था, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे कोई और लड़ाई हो, 26/11 में आपने देखा था, स्पेशली 26/11 में कहना चाहता हूं, कारगिल तो खैर युद्ध था, हमने बहुत जवाब दिया कारगिल में, लेकिन अगर हम 26/11 देखें तो यही बात थी कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर आप हमला करेंगे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए और ठोका उनको अच्छी तरीके से, तबीयत से। लेकिन ये जो बात करी है टॉम कूपर ने, आपके साथ इंटरव्यू में मैंने देखा है, अगर इतना बड़ा इंटरनेशनल एक्सपर्ट जिसकी क्रेडिबिलिटी है बहुत ज्यादा, आई मीन आर्मीज एंड मिलिट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड ये इनको फॉलो करते हैं, इनकी बात समझते हैं, मानते हैं, ये जाते हैं अलग अलग जगह टॉक्स देते हैं, वो इनकी क्रेडिबिलिटी है, अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। और अगर भारत ये क्षमता रखता है कि किराना हिल्स में जाके दस्तक दे सकता है जहां पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पड़े हुए हैं, तो फिर आपको याद है मैंने आपकी शो में एक बार बताया था कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है कि पूरी दुनिया बीच में आ गई और अचानक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। 3:30 बजे कॉल होता है, 5 बजे सीज फायर डिक्लेयर हो सकता है, हो चुका होता है उस वक्त तक। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका, ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो? वरना अगर पाकिस्तान हमें हिट करने की कोशिश कर रहा है और हम पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, कुछ दिन पहले ही जेडी वांस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ही सेड दैट ऑन रिकॉर्ड, एंड सडनली ट्रंप बीच में आ जाता है। ऐसा क्या था जिसने अमेरिकन को स्पूक कर दिया? ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और अचानक लोग बात करना शुरू कर दिया कि भाई सीज फायर करो, अब नहीं? और यहां पे पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेरे पास पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए, आप हटिए यहां से। क्या कोई रेडिएशन लीक है? आई कैन नॉट से फॉर श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सीज फायर हुआ और कुछ बहुत बड़ा हुआ है नाविका, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सुशांत सरीन, ये क्या बड़ा हुआ है वहां पर किराना हिल्स पर? ये सवाल देश में हर बच्चा पूछ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हमारे जो एयरफोर्स के डीजी थे, उन्होंने कल मुस्कुराते हुए कहा, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कहा, AK भारती साहब ने, कि किराना हिल्स में है न्यूक्लियर स्टोरेज। अरे आपने बताया तो पता चला, हमें तो पता नहीं था। और फिर कहा कि हमने ऐसा तो नहीं कहा है, पर ऐसा नहीं हुआ ये भी नहीं कहा है। और तमाम स्पेकुलेशन चल रही है कि वहां पर इजिप्शियन प्लेन आया बोरॉन लेके। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन बोरॉन किस लिए लेकर आया कोई? अमेरिका से प्लेन क्यों आया न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट लेकर? ये सवाल बहुत उठ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे, और ये आनन फानन में DGMO पाकिस्तान ने DGMO भारत को फोन कर दिया, हाय बचा लो अल्लाह, इसका कोई तो कारण रहा होगा। क्या यही अटैक जो सरगोदा एयरपोर्ट, जो बिल्कुल उस न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी के पास है? नाविका देखिए, कहीं ना कुछ आग तो है जो इतना धुआं निकल रहा है। अब वो आग किस चीज की है मैं सक्षम नहीं हूं ये बताने में। अगर एयर मार्शल साहब नहीं बता सके तो मैं कौन होता हूं बताने वाला। लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है।
और वो क्या हो रहा है वो एक तरीके के उसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। पाकिस्तानी जो मीडिया अपने आप को बड़ा फ्री बोलता है, भारतीय मीडिया को तो गोदी मीडिया बोलने की उनको इजाजत है, ठीक है ना। अपने अपने घर में अपने आकाओं के ऊपर तो भौंकने की इनको नहीं इजाजत, भारत के ऊपर भौंकने की बड़ी इनको इजाजत है, तो ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया अपने आकाओं से ये क्यों नहीं पूछता कि भैया ये हिंदुस्तानी ये दावा कर रहे हैं दुनिया में, और आपने जिस जिस महानुभाव का अभी इंटरव्यू चलाया वो ये चीजें कह रहे हैं, और बहुत सारे संजीदा किस्म के जो एनालिस्ट हैं वो ये सब कुछ कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी है बहुत सारे इनके एयर बेसिस वगैरह की, तो ये क्यों नहीं डिमांड कर रहे कि हमको वहां पर जाके दिखाइए कि हिंदुस्तानी झूठ बोल रहे हैं। मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूं कि यार अपने लोगों को बोलो, जब पुलवामा हुआ था, जब बालाकोट हुआ था, जब उरी हुआ था, तब तो ये आईएसपीआर वाले लेके जा रहे थे, बसें भर भर के लेके जा रहे थे। अब क्या हुआ है? अच्छा, ये जितने सेठी फेटी मीर तीर ये जितने हैं ढक्कन, इनसे कोई पूछे तुम्हारे में इतना गुदा नहीं है कि अपने सरकार से पूछ लो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। पिछवाड़े में जो लात पड़ी है जरा बताओ तो सही हुआ क्या है, पूछो तो सही, हिम्मत तो थोड़ी सी तो जुटाओ। तुम में तो जज्बा जिहाद है ना, तो थोड़ा सा अपना जज्बा अपने फौजियों से पूछ के तो दिखाओ कि क्या हुआ है। जब इनके फौजियों से पूछा जाता है, उनकी शक्लें आपने देखी थी, जब उनसे किराना हिल्स के बारे में एक सवाल पूछा गया था तो उनकी शक्लें आपने देख ली होंगी, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि ना हुआ हो कुछ, मैं भी मानता हूं हो सकता है किराना हिल्स पे, आई हैव नो आइडिया। भाई नूर खान बेस दिखा दो, सरगोदा दिखा दो, जो आपकी बड़ी प्राइज्ड एयर बेस थी जिसके ऊपर आप फिल्में बनाते हो भाई, जिसपे आपने आपके शाहीन जो सो कॉल्ड शाहीन है जो गिर रहे थे इधर उधर, जिनके शाहीन के पर ही नहीं खुले क्योंकि उनके सारे के सारे एयरपोर्ट्स ध्वस्त हो गए थे, जरा वो दिखा दो ना, पूछो तो सही। अच्छा नाविका, मैं आपको एक और चीज बोलूं, भारतीय मीडिया ने, ठीक है, जो दूसरी रात थी उसमें बहुत सडनली भारतीय मीडिया बहुत एक्साइट हो गया, लेकिन जो खबरें थी वो बिल्कुल सही थी जो भारतीय मीडिया दे रहा था, बिल्कुल कि कराची के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है। अच्छा, अब भारतीय मीडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कि कराची के कंटोनमेंट सिर्फ बंदरगाह नहीं है, कंटोनमेंट भी है, ठीक है। कंटोनमेंट के ऊपर अटैक हुआ था, एक रेडार स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन था तो वो कराची के अंदर ना, शहर के अंदर है वो, उसके ऊपर एक अटैक हुआ था। तो अगर भारत का मीडिया उसको कहीं से खबर आई थी कि कराची के ऊपर अटैक हुआ, तो मीडिया जम्प द गन बाय सेइंग बंदरगाह के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि सब लोग यही समझते हैं कराची के बारे में। लेकिन अटैक हुआ था, लाहौर के ऊपर अटैक हुआ था, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर अटैक हुआ था, सरगोदा के ऊपर अटैक हुआ है, इनके तमाम एयर बेसेस और इनके तमाम एयर डिफेंस यूनिट्स के ऊपर अटैक हुआ है। और ये जो आए हैं ना, जो आज मेरे ख्याल विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया, ये टेबल पे आए हैं क्योंकि इनको इतनी फेंटी लगी है कि इनके पास और कोई चारा नहीं था टेबल पे आने के अलावा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही नहीं आ गए कि इनको सडनली अमन और चैन की बातें बांसुरी बजाना चाह रहे थे। ये पाकिस्तानी इतने घटिया हैं, इनको जब तक 4 जूते नहीं पड़ते तब तक ये नहीं आएंगे, इनको जूते पड़े और इनको सडनली पता लगा कि यार ये तो हमारा तो पूरा पासा ही पलट गया, हम जो सोच के बैठे हुए थे वो तो बात ही खत्म हो गई है। ये इसलिए आए हैं। ये ट्रंप तो ऐसे ही अपना बीच में अपनी उंगल डालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसका कोई, इनफैक्ट देयर इज एब्सोल्युटली कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिकियों ने भारत के ऊपर कोई प्रेशर डाला ट्रेड का, इसका उसका, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। और मैं अपने जो हमारे नेता हैं, हमारे अफसर हैं जो हमसे बात करते हैं, मैं उनको ज्यादा विश्वसनीय मानता हूं बनस्बत एक ऐसे मस्खरे के ट्रंप जैसे के, जो बकबक करते रहता है, उसको यही नहीं पता होता आज जो बोल रहा है कल बिल्कुल उससे उल्टी चीज बोलता है, तो इनको कौन संजीदा लेगा। और यही इमरान खान गया था ना 2019 में कि ट्रंप साहब 1 अरब आदमी आपकी वाह वाह करेगा अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करें। 15 दिन के बाद क्या हुआ बिल्कुल बताए कोई, जब पाकिस्तानी फुदर। लेकिन ये आपके विचार जो हैं वो देश में बहुत से लोगों के विचार हैं कि ऐसा हुआ नहीं था। शायद अमेरिका कहीं ना कहीं ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। और आज टॉम कूपर उन्होंने भी उस इंटरव्यू में ये कहा कि डीजीएमओ, पाकिस्तान ने डीजीएमओ इंडिया को बोला, बात खत्म।
उसमें बाकी कौन एक्टर्स थे, कौन अपनी पॉलिटिक्स कहां कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन फोन डीजीएमओ पाकिस्तान से डीजीएमओ भारत के पास आया, यानी कि पाकिस्तान त्रस्त हो चुका था। और एके भारती जी ने यह भी कहा था, एयर मार्शल एके भारती जी ने, उन्होंने कहा था भय बिन होए ना प्रीत। तो भय हुआ तो ये प्रेम, ये अमन, ये सारे डायलॉग याद आने लगे पाकिस्तान को। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं पूछना चाहती हूं दो चीजें। एक, सिंदूर डॉक्ट्रिन एक नया बनकर आ गया है कि अब टेरर और आतंक, स्टेट एक्टर कौन है, आतंकवादी कौन है, इसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यह सिंदूर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हो गया। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत डरने वाला नहीं है, यह भी क्लियर हो गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जो आदमपुर के एयरबेस पर गए हैं, मैसेज क्या था? क्योंकि पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि वो एयरबेस डिस्ट्रॉय हो गया है, S-400 डिस्ट्रॉय हो गया है, उन्होंने एयरक्राफ्ट गिरा दिए। MiG-29 भी खड़ा था, S-400 भी था, और एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने चलकर भी दिखा दिया पूरी दुनिया को कि एक बाल भी नहीं बांका हुआ, एक कौवा भी नहीं पर मार के गया। तो ये संदेश अगर बाहर की दुनिया को जा सकता है, तो यहां विरोधी पार्टियों को क्यों नहीं जा रहा? देखिए, इन दोनों बातों का उत्तर देता हूं। पहले मैं थोड़ा लाइटर नोट पे बात को शुरू करता हूं। अभी सुशांत जी ने भी बहुत तरीके से पाकिस्तान के बारे में कही, तो नाविका जी, मुझे याद आता है 1990 के दशक की एक हिंदी मूवी थी जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें शक्ति कपूर बना हुआ, जो हर बात पे वो डायलॉग बोलता था, मेरे तन्ने चक्कू है, मेरे तन्ने चक्कू है, सबको धमकाता रहता था, और लास्ट में वो चक्कू होने के बावजूद उसकी कायदे से पिटाई हो गई थी। तो आज ऐसा लगता पाकिस्तान के साथ वही स्थिति हो गई कि वो मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, मेरे तन्ने न्यूक्लियर वेपन है, और उसके बाद भी जाके उनका सब एयरबेस वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नाउ कमिंग ऑन द सीरियस पॉइंट जो गौरव आर्या जी ने कही, अगर केवल 24 घंटे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ये कहते हैं कि दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस, जो इंडिया पाकिस्तान में होना है होने दो, अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट के अनुसार भारत ने कोई बात नहीं की, बकौल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन्हें परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है, और यह यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे हों, उन्हें जरा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके सोचना चाहिए कि 24 घंटे पहले अमेरिका का यह स्टेटमेंट है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, और 24 घंटे के अंदर उसे परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगता है। अब आइए आप तीसरी बात, थोड़ा इस एंगल को उससे कनेक्ट करिए। पाकिस्तान में अमेरिकन फौजें रह चुकी हैं, तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, कितना है, किस जगह पे क्या पोजीशन है, उन्हें पता है। आपके दर्शक भूल गए हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान में एयर रेड्स होती थी, उसके लिए पाकिस्तान के किस एयर बेस से अमेरिकन प्लेन्स टेक ऑफ करते थे? जकोबाबाद। यानी जकोबाबाद सबसे सेफेस्ट में से माना जाता था, और सरगोदा के बारे में तो अभी हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बताया ही, और जो नूर खान एयरबेस है। अब आप यह समझिए कि इसका मतलब मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर जकोबाबाद में उन्होंने इतने साल तक फ्लाइंग की है तो उन्हें सब कुछ पता होगा। और देखिए, दोनों विशेषज्ञ यहां बैठे हैं, तो उनसे ज्यादा तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे होते हैं ना, ये लोडेड नहीं रखे रहते हैं। इसमें एक चीज कहीं और रखी रहती, दूसरी चीज किसी दूसरी जगह रखी गई थी। यानी वेपन दूसरी जगह होता है, फ्यूज दूसरी जगह होता है, या डिलीवरी सिस्टम दूसरी जगह होता है। आम भाषा में समझिए कि लोडेड राइफल नहीं रखी रहती है, गोली कहीं और रखी रहती है, राइफल कहीं और रखी रहती है। जब जरूरत हो तो राइफल में लोड करते हैं। ये इसलिए नहीं रखा जाता किसी एक का दिमाग ना खराब हो जाए कि वो बटन दबा दे, जैसे आप कहते हैं ना, लोडेड राइफल लेके चलो, कोई ट्रिगर दबा दे और वहां पे लड़ाई शुरू हो जाए। तो हो सकता है अमेरिका को यह बात पता हो कि कहां पर फ्यूज है, कहां पर वेपन है, कहां पर डिलीवरी सिस्टम है। और अमेरिकन सैटेलाइट्स, इस मामले में तो मानना पड़ेगा कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में वो तो चाइना से बहुत आगे। वो ऊपर से स्पेस से आपका चेहरा पहचान सकते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने उन लोकेशंस पर जो वो पहले से जानते थे, वहां पर कोई चीज उनको पता लगी हो, और तब पाकिस्तानियों ने गुहार लगाई हो, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उसके बाद उसने कहा हो कि तुम बात करो। यानी अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें कि पाकिस्तान ने कहा दद्दा बचा लो, तो दद्दा ने कहा बचुआ माफी मांग लो।
तब उसने फोन किया और टाइमलाइन आप देखिए, 1 बजे के आसपास उन्होंने डीजीएमओ को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, 3:35 पे उनकी बात हुई। भारत सरकार ने 4 बजे अनाउंस कर दिया कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 4:45 पे अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आ गया। अब इस टाइमलाइन को देखें तो समझ में आता है। और मोदी जी ने जो करके दिखाया उसे एक लाइन में कहूंगा, एक तो पाकिस्तान को आईना दिखाया, और नाविका जी पाकिस्तान को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे यहां बैठे हुए अमन की आशा का कबूतर उड़ाने वाले लोग, इनको आईना दिखाने की बड़ी जरूरत थी कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे जाके जो दिखाया, तो मोदी जी ने दिखा दिया कि उन्होंने खुद ये बता दिया कि मैं वो हूं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और एक मामले में मैं कहना जरूर चाहूंगा, भारत की सेना बहुत मजबूत है, भारत की सरकार मजबूत है, भारत की जनता का मनोबल बहुत मजबूत है, पर एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, कोई वहां की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ नहीं बोल रहा है। भारत में एक नहीं अनेक नेता बोल रहे हैं, अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए बाएं साएं बोल रहे हैं, उनके लिए जिसका कोई प्रूफ नहीं है वो कर रहे हैं, से नो टू वॉर कर रहे हैं और जाने क्या क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इस मामले में, और यह दुर्भाग्य रहा है देश का कि मतलब मोहम्मद गोरी के जमाने से भी कोई ना कोई जयचंद बैठा रहता था, जब सिकंदर आता था तो कोई अंभी बैठा रहता था, जब अंग्रेज आते थे तो कोई मीर जाफर बैठा रहता था। तो मैं एक पंक्ति में मैं कहूंगा, किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, दर्शक आपके समझ जाएंगे कि कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बिल्कुल, घर में छुपे हुए गद्दारों से तो बचना ही पड़ता है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, आप सुन रहे हैं, नूर खान बेस जो है वहां वॉरहेड्स असेंबल होते हैं न्यूक्लियर। जेकबाबाद की बात सुधांशु त्रिवेदी ने बताई, सरगोधा के पास ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है। 7 किलोमीटर दूर है किराना के हिल से ये सरगोधा का एयरबेस। ये सब कुछ ध्वस्त हो गया। कराची ध्वस्त हुआ, इस्लामाबाद के पास नूर खान बेस ध्वस्त हुआ, रावलपिंडी ध्वस्त हुआ, लाहौर ध्वस्त हुआ। लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं होते। कांग्रेस पार्टी को इतनी चुल किस बात की है, आज जनता यह समझना चाहती है। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मेजर गौरव आर्या को थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। आप जैसे लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। नाविका जी, सुधांशु जी, इस फिल्म का आप जिक्र कर रहे थे, उसका नाम वीरू दादा है, 1990 की फिल्म, वीरू दादा फिल्म है। लेकिन देखिए नाविका जी, भारत में और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर है कि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं, तो सवाल पूछने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि हर सवाल का एक जवाब एक समय होता है, उचित समय होता है। किसी को हमारी सेना के सक्सेस पर, ऑपरेशन के सिंदूर के सक्सेस पर कोई शंका नहीं है। इनफैक्ट आज जो माननीय प्रधानमंत्री ने किया, एयरबेस पर जाकर S-400 के सामने वे खड़े रहे, पूरी दुनिया को एक मैसेजिंग आ गया। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सुधांशु जी को, भारत की सरकार को, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन एज ऑपोजिशन मेरे कुछ सवाल बनते, और मेरा कर्तव्य वो आपके माध्यम से मैं पूछूं। माननीय प्रधानमंत्री को एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि पूरा विपक्ष जाता है, और इसके बारे में बातचीत करना चाहिए, पार्लियामेंट के माध्यम से देश को संबोधित करना चाहिए। अल्टीमेटली देश का बल पार्लियामेंट में होता है। मुझे वो कोई गलत मांग तो नहीं है मेरी। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान का 1000 कट्स का एक फॉर्मूला है जिससे वो हमें ब्लीड करना चाहते हैं, हमने कल रात को भी देखा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो दिल्ली में थे वो अमृतसर जाना चाहते थे, वो फ्लाइट डाइवर्ट होगी। ये ड्रोन्स भेजे, मान लो ड्रोन्स में वेपन्स नहीं है, तभी वो प्रेडेटरी ड्रोन्स भेज रहे, या वो ड्रोन्स चेक करने के लिए, वो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। चाहे फिर वो अमृतसर हो, अंबाला हो, अन्य बॉर्डर एरिया हो, बाड़मेर हो, गुजरात के अंदर कच्छ हो, उन एरियाज के अंदर, तो वो कब बंद होगा? पूरी तरह से मानते कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल किया, 3:30 बजे बातचीत हुई, पाकिस्तान ने सरेंडर किया, और हमने हर चीज का सबूत दिया है विद विजुअल ग्राफिक्स, ड्रोन से हमने फोटोग्राफ्स लिए, हमने उनको। लेकिन आपको सवाल ट्रंप के बहुत आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा क्या हुआ? ये बताने की जरूरत है, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन करने की जरूरत है। आप चाहते हैं ऑपरेशनल डिटेल्स बताए जाए। नहीं चाहता आप भाई सारी चीजें, सारी चीजें जो मिलिट्री और डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने सारी चीजों की ब्रीफिंग कर दी। आप और क्या जानना चाहते? 10 सेकंड नाविका जी, मिलिट्री के सारे हमारे लोगों ने ब्रीफिंग कर दी, तो आप इस शो पे डिबेट क्यों कर रहे हो?
आप चाहते हो दुश्मन देखे आपका सुने? नाविका जी, क्या आपका ये बोलना है कि पार्लियामेंट इज नॉट द फोरम टू टॉक, क्योंकि आदरणीय सुधांशु जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, देखो दोनों ऑल पार्टी मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री ने आए, मैं फिर से कह रहा हूं हम पूरे विपक्ष माननीय प्रधानमंत्री के साथ एक साथ है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर विल ऑफ द पीपल रिसाइड करता है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करें, नॉट डिफेंस स्ट्रैटेजी बताए, तो उसमें गलत क्या है? मैं दोबारा से कह रहा हूं, ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं हमारी बॉर्डर एरिया पे, ये नॉर्मल है या नहीं है? जब हम बात करें वो पहलगाम में जिन लोगों ने वो घटिया हरकत की जिसकी वजह से हमारे 26 हिंदू भाइयों को मारा गया, नाम पूछकर, कलमा पूछकर, पैंट देखकर मारा गया, उनको हम कब जस्टिस पे लाइए? कम से कम पाकिस्तान के साथ जब आप बात कर रहे उनको हम हमारे हवाले करें। 10 सेकंड इतने लंबे होते हैं कि शायद 10 दिन तक हम यहां बैठे रहेंगे। लेकिन सुशांत सरीन, कांग्रेस से 4 अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मनीष तिवारी कह रहे हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सवाल जयराम रमेश के खत्म नहीं होते, पवन खेड़ा के खत्म नहीं होते, तहसीन पूनावाला के खत्म नहीं होते, शरद पवार वहां कुछ और कह रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं वो क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ लड़ाई करेगी, डिफेंस फोर्सेस करेगी? क्या इन्हें भरोसा नहीं है? ये बार बार हर बार की खाल क्यों निकालते हैं? नाविका देखिए, थोड़ी सी तो राजनीति का माहौल होता ही है, तो वो है, बट मेरा मानना यह है कि अभी एक ऑपरेशनल सिचुएशन चल रही है। ये भारत की सरकार ने ये नहीं कहा कि ये जो सारा ऑपरेशन है ये अब समाप्त हो गया है और अब एक कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। अभी तक भारत की सरकार, भारत की फौज एक ऑपरेशनल रोल में है, उसमें एक तरीके का युद्ध विराम आया है, लेकिन वो ऐसा युद्ध विराम नहीं है कि वो परमानेंट है। तो ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, एक ऑपरेशनल सिचुएशन है। मैं मानता हूं कि सरकार की जवाबदेही है, और आई एम श्योर सुधांशु जी भी मानते होंगे ये बात, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सरकार की जवाबदेही है पार्लियामेंट में। और मैं ये भी यकीन रखता हूं कि सरकार जब हालात थोड़े से संभलेंगे तो सरकार जरूर एक पूरा बयान देगी, और शायद एक डिबेट भी होगा पार्लियामेंट में, जिसमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि नुक्ताचीनी के बजाय अगर कुछ अच्छे सुझाव आए विपक्ष से तो बेहतर होगा, ताकि भारत की जो सुरक्षा है और भारत की जो अखंडता है वो और मजबूत हो। मेरे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मेरी तो ये अपेक्षा है कि यही होगा आगे चल के, लेकिन ये समय नहीं है उस चीज के लिए अगर एक ऑपरेशनल रोल में आप हैं। ये सिंपल सी बात है। इनकी मांग रखना ठीक है, सरकार बेशक ये इनको बता दे कि भाई हम जरूर इस पे आगे बातचीत होगी, लेकिन नाविका ये भी याद रखिए, ऑपरेशन शुरू होने से पहले मेरे ख्याल सारे विपक्षी दलों को ऑल पार्टी मीटिंग की गई थी, बिल्कुल। और मैंने तो ये भी खबर देखी थी, मैं उस समय किसी और चीज में ज्यादा व्यस्त था और मैं बहुत ज्यादा सीरियसली वैसे लेता भी नहीं हूं विपक्ष के नेता को, लेकिन मैंने तो ये भी सुना था कि वो प्रधानमंत्री जी के घर भी गए थे। तो उसके दो पक्ष हैं कि एक सीबीआई की मीटिंग थी जिसपे कंसेंसस नहीं हुआ, कोई कहता है कि अकेले में वार्ता भी हुई थी, लेकिन खैर आज पब्लिक बहुत से सवाल पूछ रही है। एसके जैन का दिल्ली से सवाल है, मोदी जी की सरकार का कहीं से भी किसी के दबाव में झुकने का प्रश्न ही नहीं है, क्या अब भी किसी को संदेह है? गौरव आर्या जी सुनिएगा जरूर। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, कांग्रेस और विपक्ष ट्रंप के नाम पर मोदी पर हमले क्यों कर रहा है? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जवानों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इरादे फिर से दिखा दिया, सवाल पूछने वालों को और भी कोई जवाब चाहिए क्या? आप क्या समझते हैं, ये जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं वो मोदी जी और जवानों पर भरोसा कर रहे हैं या हमारे देश के विपक्ष पर? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये देखिए, मेरा थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। डेमोक्रेसी एंड ऑल इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल पूछने का ये अजीब टाइप के सवाल पूछते हैं नाविका, कितने जहाज गिरे हमें बताओ, आपको क्या लेना देना? 1 गिरे 10 गिरे, एक भी नहीं गिरा, आपको क्या मतलब है इससे? आपको क्या मतलब है? आपको क्या लेना देना है जहाज गिरे नहीं गिरे? जैसा सुशांत ने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, दिस इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। उसके बीच में ऑल पार्टी मीटिंग बुला के दुनिया भर कैमरा मोबाइल फोन के बीच में आप ये बताएंगे कि हम ऐसे गए थे, हम ऐसे गए थे, क्यों? वाई? देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशनल सीक्रेसी। ऑपरेशनल सीक्रेसी होती है
और जब पाकिस्तानियों को कैसे हमने झटका दिया, सबसे बड़ी बात सरप्राइज, पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि कहां से मिसाइल है और कहां से चली गई। क्या हम पहले ब्रॉडकास्ट करते हैं कि इतने बजे हम लोग अटैक करेंगे? ये तो यही चीज है ना, यही डिमांड हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच, जिसको अभी बंद नहीं करा है, इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। अच्छा, दूसरी चीज है जो बात ड्रोन की करी गई कि साहब ड्रोन आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये ठीक है, दैट्स ऑल राइट, ड्रोन आ रहे हैं, दुश्मन अपनी कोशिश करेगा, आप भी ड्रोन भेज रहे होंगे, उसके टेलीविजन पे दिखाई दे रहा होगा। आपने आज, आपसे मेरा मतलब है इंडियन आर्मी ने आज उनकी पोस्टें उड़ा दी जो हर टीवी चैनल में शान बन रखी है सारे टीवी चैनल्स की। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, उनकी कमर तोड़ना, ये भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भली भांति इससे परिचित है, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी, ऑपोजिशन पार्टी ना, आपका पूरा अधिकार है, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, बट कहीं ना कहीं आप ये देखिए, डेमोक्रेसी फौज में नहीं चलती, फौज में लोकतंत्र नहीं चलता, बिल्कुल फौज में लोकतंत्र होता ही नहीं है। और अगर आपको फौज को फेल करना है, आप उसके अंदर लोकतंत्र डाल दीजिए। अगर जब आप सिपाही को आदेश देते हैं कि -25 डिग्री पे 18,000 फुट पे आपको कारगिल की चोटी चढ़नी है, तो चढ़नी है। क्यों चढ़नी है, कैसे चढ़नी है, मौत आएगी नहीं आएगी, ये चैप्टर खत्म है फौज में, ये चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता। तो आज की तारीख में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं, आप बाद में करिएगा ये सब। आज वो तारीख नहीं है, आज वो डेट नहीं है, आज वो मौका भी नहीं है। अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है, कुछ नहीं पता कल नेवी एक्टिवेट हो जाए, कुछ नहीं पता एयरफोर्स और आर्मी दोबारा एक्टिवेट हो जाए। आपको पता है युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, डेली बमबारी चल रही है, मीडियम आर्टिलरी चल रही है। ये कह रहे हैं कि मैं सब कुछ बताऊं कितने जहाज गिरे। मैं फिर से पूछता हूं नाविका, आपको क्यों जानना है कितने जहाज गिरे? आपने रिपेयर करना है वहां पे पार्लियामेंट में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आना चाहते हैं। ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से भी सवाल है कि भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया कि अपनी रेंज में रहकर दूसरे की रेंज कैसे बिगाड़ते हैं। सेना को ऐसा फ्री हैंड पहले सरकारों में क्यों नहीं दिया जाता था? सुधांशु जी जवाब दें। देखिए, एक बात जो गौरव आर्या जी ने कही, मैं उस बात को आगे बढ़ाकर जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो मिलिट्री माइंड होता है और पॉलिटिकल माइंडसेट में क्या अंतर है, जैसे उन्होंने कहा, मैं और इसको स्पष्ट करता हूं। मिलिट्री माइंडसेट यह कहता है कि अगर आप अंदर बैठे हैं और बाहर गोलियां चल रही हैं और आपका ऑफिसर कहता है यू गो आउटसाइड एंड सी, आप कहते हैं यस सर, और आप गए और बाद में पता चला कि गोली में मारे गए ना, वो दूसरे से कहता आप जाइए, इसके बाद भी वो मारे जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं, 4-5 डेथ होती जाएगी मगर वो आगे बढ़ते जाएंगे। पॉलिटिकल माइंडसेट क्या कहेगा? पहले तो कहेगा ये मुझे ही क्यों भेज रहे हैं, ये 4 लोग खड़े, इनमें से मेरे क्यों नहीं भेज रहे हैं, अच्छा मैं इस जाति का हूं इस वजह से मुझे भेजा जा रहा है, या ये अमुक व्यक्ति उस भाषा का है इसलिए भेजा जा रहा है, अमुक व्यक्ति उस प्रांत का है जो भेजा जा रहा है। ये है आज के विपक्ष का पॉलिटिकल माइंडसेट कि धर्म, जाति, भाषा, इस पे करो। तो इसलिए आज जिस समय ऑपरेशन गोइंग ऑन है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यानी पहली बात, हमने कहीं पर युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यानी उन्होंने कहा यह युद्ध विराम नहीं है, यह ऑपरेशनल स्थगित है, यानी यह अल्प विराम है। तो मैं बिल्कुल बात मानता हूं कि पार्लियामेंट को जानने का हक है, मगर महोदय पूर्ण विराम आने दीजिए, पूर्ण विराम के बाद, अभी तो यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम आने दीजिए, युद्ध विराम नहीं है, उसके उपरांत सब बताया जाएगा। और जहां तक मैं ये भी बताता हूं नाविका जी, विदेश संबंधी मामलों की समिति में मैं सदस्य हूं, और विदेश संबंधी मामलों में ऐसी जानकारी आई भी, एजेंडा तो नहीं आया है, उसकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर जी कांग्रेस के नेता हैं, और शायद 19 मई को बैठक है, अभी एजेंडा तो हम लोगों के पास नहीं आया, पर ऐसी जानकारी है कि उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री इसका पूरा डिटेल देगी। डिफेंस की कमेटी में भी हम मेंबर हैं और राहुल गांधी जी मेंबर हैं, तो उनमें सारे दलों के लोग हैं, वो सब लोग उन कमेटीज में बैठकर जानकारी ले सकते हैं। सर्वदलीय समिति की बैठक बुलाई गई है और पूर्ण विराम होने के बाद निश्चित रूप से संसद के अंदर नीतिगत विषय पे जरूर बात होगी, क्योंकि यह संसद नाविका जी अब वो संसद नहीं है जिस संसद भवन के ऊपर बने हुए भारत के राजकीय चिन्ह के अगेंस्ट में लोग कोर्ट गए थे कि शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, पर अब भारत की संसद में भारत माता का ऐसा शेर बैठा हुआ है कि सामने वालों को समझ में आ रहा है कि हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर घुसकर स्ट्राइक करने की हिम्मत दिखाई है। ये है नया भारत और न्यू नॉर्मल। बिल्कुल। सुलोचना देवी धनबाद से पूछ रही है, 15 दिन के भीतर पहलगाम का पलटवार पाकिस्तान ने झेल लिया, 3 आतंकियों का माथा सेना ने खोल दिया, लेकिन विपक्ष को सब्र क्यों नहीं था?
गला क्यों फाड़ रहे थे? जगदीश हिंगू का आनंद गुजरात से सवाल है। 26/11 भी हुआ था, तब सरकार किसकी थी? पाकिस्तान का हाथ होने के बाद भी कांग्रेस सरकार का हैंड फ्री क्यों नहीं था? ये तो बताइए तहसीन भाई। 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक था, ऑपरेशन पराक्रम हुआ था। सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हमारी वीर सेना का पीस टाइम में ऑपरेशन पराक्रम के बाद हुआ था। लेकिन किसी ने प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी पे सवाल नहीं उठाया। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पे भी नहीं उठाने चाहिए। हर प्राइम मिनिस्टर जो देश हित में होता है वही करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वो कर रहे। सवाल सिर्फ इतना है, कोई भी सवाल, और मैं मेजर गौरव आर्या से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, कितने जहाज गिरे किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 टारगेट्स को प्रिसिशन से मारे। इट वॉज अ डॉग फाइट जो दुनिया ने नहीं देखा। न्यू जनरेशन वॉरफेयर 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड अनबिलीवेबल सक्सेस। सवाल ये है जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा। नंबर 1 बिल्कुल सही कि हमने उनका कॉल आया 3:30 को, उसके बाद ट्रम्प जी क्यों अनाउंस करते हैं ये बात। ये जो बात अभी डिनाई हो रही सोर्सेस के द्वारा कि हम इकोनॉमी, हम पाकिस्तान के साथ हाइफेनेट नहीं हो गए, हम कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहे, वो ऑफिशियली खुद हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं कह रहे? व्हाई इज इट बीइंग डन टू सोर्सेस? थर्ड थिंग, ये गोली का जवाब, हम एक्ट ऑफ टेरर विल बी इक्वल टू एन एक्ट ऑफ वॉर, उसका पूरा मतलब क्या, उसका डॉक्ट्रिन क्या है, वो हमें एज कंट्री क्यों नहीं समझाया जा रहा? मिलेगा मेरे भाई, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी है, फॉरेन अफेयर्स की पार्लियामेंट्री, पर सुधांशु त्रिवेदी जी ये इतना चिलमिला क्यों रहे? देखिए, मैं बात कहना चाहता हूं तहसीन भाई से। देखिए, डॉक्ट्रिन क्या है आपको बता देना चाहता हूं। 26/11 के हमले के 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसमें था कि टेरर एक्टिविटीज से टॉक प्रभावित नहीं होगी। ये डॉक्ट्रिन था उस समय की गवर्नमेंट का। आज मोदी जी ने कहा टेरर के साथ टॉक्स नहीं होगी। अब कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो सीधे सीधे आपके ऊपर अटैक होगा। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था पाकिस्तान आतंकवाद से प्रताड़ित देश है, पीड़ित देश है। मतलब पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित कह दिया, जबकि उसी साल भारत में मुंबई में धमाके हुए थे, लखनऊ, फैजाबाद और जयपुर में धमाके हुए थे, वाराणसी में धमाके हुए थे। अब हमने यह कह दिया है बहुत साफ कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का नकाब हमने हटा दिया है। अब हमने कह दिया वो पीड़ित देश नहीं है, आतंकवाद करेगा तो भारत के द्वारा तोड़ित देश हो जाएगा। उनको तोड़ने के लिए, उनके ऊपर ठुकाई करने के लिए हमारी सेना तैयार रहेगी। बिल्कुल, तो और इसलिए ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर स्टोरेज एरिया कहीं ना कहीं डैमेज किया है। उनके 13 एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डैमेज हुए हैं। पाकिस्तान रेंगता हुआ बीजीएमओ को फोन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस है कि उनके सवाल ही नहीं खत्म होते। और आज हमने, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का इलाज कहकर किया, ये सवाल पूछा। हाँ 27%, अभी पूर्ण इलाज बाकी है 70%, कह नहीं सकते 3%। ये सोशल मीडिया का पोल है जो बता रहा है कि इंतजार अभी बाकी है, पीओके लेना अभी बाकी है, आ रहे हैं, बस इंतजार कीजिए। विराम है, बस स्थगित हुआ है, युद्ध विराम नहीं है। नमस्कार।